तो तेज प्रताप जी के बारे में कुछ बताइए, वो कैसे शख्सियत है? आपकी कभी तेज मुलाकात हुई? बम बम बोले, तेज प्रताप भी मस्त आदमी है। मस्त आदमी है। पटना विश्वविद्यालय में पढ़ते थे हमारे साथ। आदरणीय चिराग पासवान जी देश के सर्वश्रेष्ठ और सबसे लोकप्रिय नेता हैं। तो मैं चिराग पासवान जी के प्रति मेरा आकर्षण था, मैं चिराग पासवान जी से जुड़ा। अच्छा, अभी प्रभावित हो गए चिराग पासवान बिल्कुल से। बिल्कुल। युवा नेता में पटना की राजनीति, अगर बिहार की राजनीति देखी जाए तो युवा नेता तो तेजस्वी यादव ही है। तो उनका कंपैरिजन अगर आप चिराग पासवान जी से करना चाहें तो क्या आपको डिफरेंसेस दिखते हैं? देखिए, तेजस्वी को राजनीतिक विरासत नहीं, चिराग पासवान जी के बॉडी लैंग्वेज पे कहीं भी कोई भी आदमी खड़ा हो, अगर वो उसको जान रहे तो भी, नहीं जान रहे तब भी उससे मिले बगैर हटते नहीं। और दूसरी तरफ राजद के अकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए युवराज, आपको अपने पार्टी के विधायक को भी मिलने के लिए सोचना पड़ता है उनसे। लिमिटेड लीडर के रूप में चिराग पासवान जी की पहचान है और उन्होंने बार बार कई प्लेटफॉर्म से कहा है जब तक यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे प्रधानमंत्री, एक उनका एक बहुत फेमस डायलॉग है, हमारे प्रधानमंत्री। और होने वाले हैं जो एनडीए की तरफ से चिराग पासवान भी मुख्यमंत्री कैंडिडेट हो सकते हैं। नीतीश कुमार जी ने बिहार की तस्वीर को बदला है। यही आप तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए इस 15 साल को और पिछले 15 साल। जो दुर्गति थी, जो गड्ढों का बिहार था, वो एक्सप्रेसवे का बिहार हो गया। विकास को राजनीति का एजेंडा पूरे देश में स्थापित करने में नंबर 1 नाम नीतीश कुमार। चलिए ये रहा सर, लेकिन अभी जैसे कि बिहार का भी सबसे बड़ा मुद्दा फिलहाल, जो सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है बीपीएससी, सरकार अभी तक शांत है, जिसको राजनीति मुद्दा बनाकर जन स्वराज पार्टी आप इस बार राजनीति करने उतरे। वो हमेशा बोलते हैं मैंने 4 लाख नौकरियां दी, 5 लाख नौकरियां दी। आप लोगों के समय में, नीतीश कुमार के सरकार के समय में कोई नौकरियां नहीं थी, आदमी पलायन करने जाते थे बाहर। तो ये फिर समझ में नहीं आया कि जिस पार्टी की तरफ से बिहार को कलंकित किया गया, आज वही पार्टी आकर उभर के उस सारी चीजों को गलती मानकर आज नौकरी दिलवाने का कार्य कर रही है, काम करने का मौका दिया। और ये बिहार की दुर्भाग्य है कि उसी पाठशाला से उभरे हुए छात्र नेता आदरणीय सरदेव पद्म श्री रामविलास पासवान जी को मुख्यमंत्री नहीं बना पाया है बिहार की। हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि आने वाले दिनों में बिहार की जनता आदरणीय चिराग पासवान जी को मौका देगी और चिराग पासवान जी रामविलास पासवान जी के अधूरे सपने को निश्चित तौर पर पूरा करेंगे। नमस्कार, आज बिहार चरित्र के पॉडकास्ट सीरीज में हमारे गेस्ट हैं पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता मनीष सिंह जी। नमस्कार सर। नमस्ते। कैसे हैं सर? बहुत अच्छा। और बताइए सर, आपके नाम में इंस्टाग्राम चैनल पे जो आपका यूजर नेम है वो सोशलिस्ट मनीष के नाम से है, ऐसा क्यों? देखिए, हम विचार से सोशलिस्ट हैं जी। नेशनलिस्ट भी आप रख सकते थे। मैं हूँ, एवरी सोशलिस्ट इज नेशनलिस्ट ऑब्वियसली, लेकिन मैं सिद्धांतों के मामले में समाज के हाशिए पे खड़े लोग, वंचित वर्ग के लोग को मुख्य धारा में लाने के लिए और जो समाज की खाइयों को पाटने की मूल विचारधारा है, जो भारत की समाजवाद और भारत की संवैधानिक संरचना का जो मूल सिद्धांत है, मैं उस विचारधारा को आत्मसात किया हूँ और मैं उसके साथ खड़ा हूँ। भारत की जो संरचना है, आप सामाजिक संरचना को देखिए या भौगोलिक संरचना को देखिए, समाजवाद जो है उस संरचना के मुताबिक सबसे उत्तम विचारधारा है और इसको भारत की संविधान ने भी अंगीकार किया है। इसलिए मैं समाजवादी सिद्धांतों पे चलता हूँ और समाजवाद के उसूलों को मानता हूँ, इसीलिए मैं सोशलिस्ट मनीष लिखता हूँ। तो सर, एलजेपी पार्टी ही क्यों? आप बीजेपी ज्वाइन भी कर सकते थे, वो भी जैसे अपने नेशनलिस्ट पार्टी है, बीजेपी कर सकते थे, जेडीयू भी कर सकते थे, एलजेपी पार्टी ही क्यों? देखिए, पहले तो मैं जेडीयू में ही था जी, और मैं छात्र जीवन से जेडीयू के साथियों के साथ संघर्ष किया और लगभग 12-13 साल हो गए जेडीयू में। जी,
मैंने जेडीयू में छात्र प्रकोष्ठ में काम किया, युवा में काम किया, लैंडिंग में काम किया, लंबे समय तक जेडीयू के साथ। अच्छा, छात्र संघ नेता में आप जेडीयू पार्टी से ही थे? जी जी। तो फिर बड़े होते हुए मुंह भंग? नहीं, मुंह नहीं भंग हुई। मुझे लगा कि युवाओं के नेतृत्व में आदरणीय चिराग पासवान जी देश के सर्वश्रेष्ठ और सबसे लोकप्रिय नेता हैं। तो मैं चिराग पासवान जी के प्रति मेरा आकर्षण था, मैं चिराग पासवान जी से जुड़ा। अच्छा, अभी प्रभावित हो गए चिराग पासवान? बिल्कुल बिल्कुल, जिस प्रकार से देश के सारे युवा प्रभावित हैं, तो मैं भी उनका एक हिस्सा हूँ, मैं भी प्रभावित हूँ। और चिराग जी के आकर्षण ने मुझे खींच लाया वहां से। हाँ जी। तो सर, युवा नेता में पटना की राजनीति, अगर बिहार की राजनीति देखी जाए तो युवा नेता तो तेजस्वी यादव भी हैं। तो उनका कंपैरिजन अगर आप चिराग पासवान जी से करना चाहें तो क्या आपको डिफरेंसेस दिखते हैं? देखिए, तेजस्वी को राजनीतिक विरासत में मिली, और जिस प्रकार से आप व्यवहार कुशलता आदरणीय चिराग पासवान जी की देखते होंगे, या उनकी शालीनता, या कार्यशैली, या कार्यकर्ताओं के बीच और जनता के बीच चिराग पासवान जी की लोकप्रियता, आप गौर करते होंगे चिराग पासवान जी के बॉडी लैंग्वेज पे। कहीं भी कोई भी आदमी खड़ा हो, अगर वो उसको जान रहे तो भी, नहीं जान रहे तब भी, उससे मिले बगैर हटते नहीं। और दूसरी तरफ राजद के अकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए युवराज, अपने पार्टी के विधायक को भी मिलने के लिए सोचना पड़ता है उनसे। अच्छा, वो सबसे नहीं मिलते हैं? बिल्कुल, मैं मिलते ही नहीं, दूरी बना के रखते हैं, और उनके प्रति व्यवहार भी उनका जो है वो अछूत टाइप का रहता है अपने कार्यकर्ताओं के प्रति। सर, लेकिन उनका तो कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा इस बार हाई, ओवर कॉन्फिडेंस, जमानत जब्त बोल रहे हैं इस बार करा देंगे अपोजिशन एनडीए का। ओवर कॉन्फिडेंस में है, ओवर कॉन्फिडेंस में। चिराग पासवान जी का कुछ विधानसभा चुनाव लड़ने का कुछ इरादा? अगर गठबंधन के द्वारा निर्देशित किया जाएगा, देखिए चिराग पासवान जी की पहचान इस देश में कमिटेड लीडर के रूप में हो रही है, हो रही है। अच्छा, हो गई है, हो रही नहीं है, वो है। अच्छा। जिस समय वो गठबंधन से अलग होकर भी लड़े, तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोले। गठबंधन से हटने के बावजूद उस समय भी उनको प्रधानमंत्री जी का हनुमान कहा जाता था। वो तो आज भी कहा जाता है, और आज भी वो प्रधानमंत्री के साथ उसी निष्ठा से जुड़े हुए हैं। तो एक कमिटेड लीडर के रूप में चिराग पासवान जी की पहचान है, और उन्होंने बार बार कई प्लेटफॉर्म से कहा है कि जब तक यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे प्रधानमंत्री, एक उनका एक बहुत फेमस डायलॉग है, हमारे प्रधानमंत्री, और जो स्नेह उनको प्रधानमंत्री जी से मिलता है, तो जब तक प्रधानमंत्री जी हैं, कोई दाहिने बाएं देखने की जरूरत नहीं है। लोग पूरी तरह से प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं, बीजेपी समर्थन में। हाँ, बीजेपी के साथ। प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी के ही प्रधानमंत्री हैं, तो ऑब्वियसली अगर बीजेपी के प्रधानमंत्री के साथ हैं तो बीजेपी के साथ हैं। तो सर, क्या ये ऐसा कहा जा सकता है कि आगामी चुनाव में, इस बार का तो नहीं बोल सकते, या आगामी चुनाव होने वाले हैं जो एनडीए के तरफ से, चिराग पासवान भी मुख्यमंत्री कैंडिडेट हो सकते हैं? देखिए, अभी तो सर्वसहमति से माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री का चेहरा स्वीकार किए गए। अच्छा, अभी सहमति हो चुकी है? सभी दलों की सहमति है, और साझा कार्यक्रम चल रहा है प्रदेश से लेकर बूथ स्तर तक। आपने देखा होगा 5 दलों के प्रदेश अध्यक्ष का जिला स्तरीय कार्यक्रम लगभग संपन्न है, उनका अंतिम चरण का कार्यक्रम चल रहा है, और उसके बाद सभी प्रवक्ताओं का ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस सभी जिलों में हुआ। प्रखंड स्तर पे इसी प्रकार के कार्यक्रम होंगे। तो अब एनडीए पूरी तरह से डिसाइडेड है, चुनावी मोड में। उनका फेस नीतीश कुमार ही है इस बार, पूरे एनडीए का फेस नीतीश कुमार जी, और नीतीश कुमार जी डिजर्व करते हैं। अच्छा, नीतीश कुमार जी ने बिहार की तस्वीर को बदला है। यही आप तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए इस 15 साल को और पिछले 15 साल को, जो कि बार बार हर प्लेटफॉर्म से, विधानसभा में भी चर्चे का विषय रहा, या हर प्लेटफॉर्म से ये बोला जाता है कि 2005 के पहले का बिहार, 2005 के बाद का बिहार। तो 2005 एक पैमाना इसलिए तय हुआ कि उसके बाद का 15 साल और उसके पहले का 15 साल, आप दोनों शासन का तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या स्थिति बिहार की थी, और बिहार को कहां से कहां नीतीश कुमार ने पहुंचा। अब बताइए, ये प्रगति जो है
कहां से कहां बिहार को लाए नीतीश कुमार। तो सर जैसे आप वही अध्ययन 15 साल पहले, अगर तेजस्वी यादव जी को आपत्ति है कि 2005 को ही पैमाना क्यों तय किया गया, हाँ, तो ठीक उससे 15 साल पहले एक प्लेटफॉर्म सेट कीजिए और वहां से 2005 तक जो विकास आपके माता पिताजी के शासनकाल में हुआ, आप कंपैरेटिव स्टडी करके बता दीजिए कि आपने बिहार को कहां से कहां पहुंचाया। तो उनके समय हम में तो सर आज बता, एनडीए के लोग आज चीख चीख के कह रहे हैं कि जो दुर्गति थी, जो गड्ढों का बिहार था, वो एक्सप्रेसवे का बिहार हो गया। एक्सप्रेस में कभी जो अंधकार में बिहार था, वो आज बिजली में बिहार, चकाचक बिहार हो गया। हाँ, जो चरवाहा विद्यालय का बिहार था, वो आज हर विद्यालय में हाईटेक एजुकेशन की प्रावधान की जा रही है। 3 लाख नए शिक्षकों की नियुक्ति की गई, तो आज वो शिक्षित बिहार बनने की ओर अग्रसर है। तो इस प्रकार से नीतीश कुमार जी ने सभी सेक्टर में काम किया, सर्वांगीण विकास जिसको कहते हैं, सभी अंगों का समानुपाती विकास नीतीश कुमार जी उसकी ओर केंद्रित किए बिहार को। और आप एक चीज और तय कर लीजिए, विकास को राजनीति का एजेंडा पूरे देश में स्थापित करने में नंबर 1 नाम नीतीश कुमार जी का। और दूसरे प्रदेश के लोग इसको अनुकरण करते हैं। भले बिहार के लोग, विपक्ष के लोग जो है नीतीश कुमार जी की आलोचना करें, लेकिन पीठ पीछे वो भी इस बात को मानते हैं कि नीतीश कुमार जी ने बिहार की तस्वीर को बदली। तो सर इसमें फिर जातीय जनगणना के तहत जो राजनीति होती है, जो अमूमन बिहार की सबसे मेन रही है कि जाति के तहत ही राजनीति होती है, तो वो अब विकास से ऊपर हो गई है, अभी भी है या वो नीचे है? अब कह सकते हैं कि अब विकास को देखकर आदमी वोट करेगा या अभी भी वो जाति सिस्टम है? देखिए, जाति एक सामाजिक सच्चाई है और उसको स्वीकारना होगा हर किसी को, लेकिन जातिवादी होना एक सामाजिक बुराई है। जाति को कोई नकार नहीं सकता है। भगवान के यहाँ कोई दरखास्त देके पैदा नहीं लेता है। तेजस्वी दरखास्त नहीं देने गए थे कि हमको लालू जी के यहाँ पैदा कीजिएगा, या चिराग पासवान जी आवेदन लेके नहीं गए थे। जाति एक सामाजिक सच्चाई है, उसको स्वीकारना होगा। और जिन जातियों की जो स्थिति है, ये तो सत्य है कि जातिगत भेदभाव है समाज में, छुआछूत रहा है समाज में। आज भले वो खाई पाट अब तो नहीं है छुआछूत, अब तो लगभग नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पिछले थोड़ी मात्रा में पिछड़े क्षेत्रों में जहाँ शिक्षा का अभाव है, उन जगहों पे सामाजिक भेदभाव आज भी बरकरार है। तो जब सामाजिक भेदभाव जाति के आधार पे है, जब छुआछूत जाति के आधार पे है, तो जातिगत रूप से तो लोगों को मजबूती मिलना चाहिए। जो हाशिए पे हैं, जो पिछड़े हैं, जो शिकार हुए छुआछूत का, जो भेदभाव का शिकार हुए, उन जातियों को तो प्राथमिकता मिलनी चाहिए, तभी वो समाज के मुख्य धारा में आएंगे। और जब बात रही जातिवाद की, ये खतरनाक चीज है, ये जहरीली चीज, ये नहीं होना चाहिए। जो कि पहले था 2005 से अब भी कुछ लोग जाति की जहर बोने का प्रयास करते हैं समाज में। अभी भी होता है। अभी भी कुछ लोग जो है वो जातिगत समीकरणों के आधार पे चुनाव लड़ने की बात करते हैं, जिनकी बुनियाद ही वही है। अब जिनकी बुनियाद ही एमवाई है, अब तो मैं खुल के कहता हूँ कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने जिस जहर की खेती की बिहार के अंदर, बिहार की राजनीति में, अब उनके सुपुत्र जो है उसी फसल को काटने के प्रयास में है। अब ये भी उसी फैक्टर पे आधारित है। बराबर आप देखते होंगे कि वो एमवाई पे केंद्रित उनका जो है भाषण हो, चाहे उनका कार्यक्रम हो या उनकी विचारधारा हो, उसी सेंटर के आसपास रहती है। हालांकि हमारा जो एमवाई है, उस एमवाई से बिहार की जनता को कोई नाराजगी नहीं। हमारा एम से महिला, वाई से युवा। अच्छा, आपका एमवाई समीकरण महिला और युवा का समीकरण जो है, उससे बिहार वासियों का विकास का समीकरण है। वो जातिगत दायरे को तोड़ने वाला समीकरण है। तो हम तो तेजस्वी यादव जी को भी आमंत्रित करते हैं कि अरे भाई, आप सामने से नहीं लेकिन पीठ पीछे आदरणीय चिराग पासवान जी से मिलते रहिए और उनसे दिशा निर्देश लेते रहिए। सकारात्मक राजनीति भी की जा सकती है इस प्रदेश के अंदर। इस प्रदेश के अंदर जातिगत भेदभाव, टीका टिप्पणी और हिंसा, दुर्भावना से ऊपर उठकर भी राजनीति की जा सकती है। विकास को भी एजेंडा बना के राजनीति की जा सकती है। सामाजिक भेदभाव को मिटाया जा सकता है, जो कि चिराग पासवान ने प्रयास किया
बिहार के अंदर, और जो एजेंडा उन्होंने सेट किया है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट कोई मामूली एजेंडा नहीं है, ये बड़ा ही दूरदर्शी सोच है। हर जगह बिहारियों की प्राथमिकता, और प्रदेश से बाहर बिहार की बहुत नीचा देखा जाता है। अब नीचा जाता है नहीं, नीचा था। देखा जाता था, अब नहीं। अब तो बहुत सम्मानजनक स्थिति हुई है। हाँ, लास्ट ईयर इलेक्शंस के बाद से। हाँ, अब तो 2005-2010 के बाद से दूसरे प्रदेशों में बिहारियों के प्रति थोड़ा सम्मानजनक भाव आया अभी है। भी सर, जैसे कि बाहर बिहारी को थोड़ा सा नीचा देखा जाता तो है सर, लेकिन नॉर्मल सा बात ये है। दुर्गति यहाँ के शासकों ने बनाई। एज ए लेबर, बिहारी एज ए की स्टाफ। पहचान अपनी मेघा के बल पे होती थी। बिहारियों ने पूरे विश्व के अंदर, देश के अंदर ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर अपनी मेघा के बल पे अद्वितीय पहचान बनाया। इसको खराब किसी कर दिया बिहार के गया। वैज्ञानिकों ने एक से एक आविष्कार किया। आर्यभट्ट ने शून्य दिया, महात्मा बुद्ध ने पूरे विश्व को ज्ञान प्राप्त, बहुत धर्म का ज्ञान दिया, और वो बौद्ध धर्म का जो है प्रचार किया। प्रचार का मूल बिहार से जुड़ा रहा। या बोध गया। बोध गया से बौद्ध शिक्षा का सिद्धांत हो, या अध्ययन का सिद्धांत नालंदा विश्वविद्यालय से रहा हो, या फिर आपको वैशाली से रहा हो। तो इतिहास के कालखंडों में जाइएगा तो बिहार अपनी बुद्धिमत्ता और अपनी कौशल से पूरे विश्व में पहचान बनाई, और उस बिहार को इन पिछले 15-20 साल के शासनों में इन लोगों ने कलंकित कर दिया बहुत ज्यादा। नहीं, इमेज खराब अब हो इस गया। बिहार को लोग अलकतरा घोटाला, चारा चोरी, रोजगार के बदले नौकरी, इन सब विषयों के लिए, जमीन के बदले रोजगार, रोजगार के बदले जमीन, हाँ, गिफ्ट कर रहे हैं जमीन और रोजगार मिल रहा है उनको। दुखद स्थिति थी। लेकिन नीतीश कुमार जी ने इन स्थितियों को संभाला, और आज बिहार बहुत अच्छी स्थिति में है। अगर एनडीए सरकार को इसी प्रकार से मौका मिलते रहा तो निश्चित ही बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का जो नारा है आदरणीय चिराग पासवान जी का, वो साकार होगा, और बिहार पुनः अपनी पहचान को पूरे विश्व पटल पर स्थापित करेगा। तो जैसे सर, रोजगार का मामला हमेशा से रहा है। तेजस्वी यादव जी जो हैं, वो हमेशा बोलते हैं मैंने 4 लाख नौकरियां दी, 5 लाख नौकरियां दी। आप लोगों के समय में, नीतीश कुमार के सरकार के समय में कोई नौकरियां नहीं थी, आदमी पलायन करने जाते थे बाहर। तो ये फिर समझ में नहीं आया कि जिस पार्टी की तरफ से बिहार को कलंकित किया गया, आज वही पार्टी आकर उभर के उस सारी चीजों को गलती मानकर आज नौकरी दिलवाने का कार्य कर रही है। तो इसमें कितनी सच्चाई है इस बात में? आखिर देखिए, तेजस्वी यादव जी भी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, लेकिन जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। तेजस्वी यादव जी क्या थे? सरकार में उप मुख्यमंत्री, उप यानी चुप, कोई संवैधानिक पद नहीं, लेकिन फिर भी किनकी कैबिनेट से नौकरी मिली? नीतीश कुमार जी की कैबिनेट से। निर्णय किसका? माननीय मुख्यमंत्री का। तब इसमें इनका कौन सा रोल है? बोलते थे कि मैंने पैसा करवा के करवाया। हाँ, अब बताइए कि अब जिनके डिप्टी सीएम ही हैं, उनको डायरेक्शन दिए सीएम को कि आप ऐसा काम कीजिए, संभव है? संभव है कि नीतीश कुमार को कोई निर्देशित? जहां तक हम जानते हैं कि नीतीश कुमार की समझौता इस मामले में नहीं, किसी को सरकार चलाने में किसी से समझौता नहीं करते हैं। तो नीतीश कुमार के बारे में कुछ बताइए, कैसी पर्सनालिटी? जैसे आपने चिराग पासवान के बारे में बताया, तो आप एनडीए सरकार में ही हैं, जुड़े हुए हैं नीतीश कुमार जी से, तो उनकी पर्सनालिटी के बारे में, वो और लालू यादव, दोनों में डिफरेंसेस क्या है? आखिर देखिए, लालू यादव भी जन के नेता हैं, आसमान जमीन का फर्क है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव और आदरणीय नीतीश कुमार जी दोनों श्रद्धेय जयप्रकाश नारायण जी के समाजवादी पाठशाला से निकलकर बिहार की राजनीति में आए, और दोनों को जनता ने काम करने का मौका दिया। और ये बिहार की दुर्भाग्य है कि उसी पाठशाला से उभरे हुए छात्र नेता, उसी पाठशाला से उभरे हुए नेता आदरणीय श्रद्धेय पद्मश्री रामविलास पासवान जी को मुख्यमंत्री नहीं बना पाया बिहार की जनता। इस क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे, बिहार का ये क्वेश्चन भी है। लेकिन नीतीश कुमार जी की पहचान एक गंभीर नेता के रूप में रही है। नीतीश कुमार बोलते कम है, काम ज्यादा करते हैं, और जो विषय उनके संज्ञान में आता है वो पूरी तरह से उसका निष्पादन करने का प्रयास करते हैं।
दूसरी तरफ लालू यादव जी अगर मुस्कुराते भी हैं तो उनका मुस्कुराहट वोट से जुड़ा हुआ था, उनको काम से कोई मतलब नहीं, उनका हर एक एक्टिविटी वोट से जुड़ा होता है। पूर्णतः राजनीतिक व्यक्ति हैं, पूर्णतः सुबह से लेकर रात सोने जगने वो राजनीति और अपने वोट का चिंता करते हैं, वोट के विषय में सोचते हैं। नीतीश कुमार जी इस प्रदेश की चिंता करते हैं। नीतीश कुमार जी को वोट मिले ना मिले, आप एक साधारण सी बात सोचिए, लोग कहते भी हैं और बीच में चर्चा भी उठी कि अल्पसंख्यकों ने एनडीए की सरकार बनाने में अपना सहयोग नहीं किया 2005 के बाद से, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार ने कब्रिस्तानों की घेराबंदी प्राथमिक तौर पे कराया। क्यों? उनको वोटर से मतलब मुस्लिम तो वोट देते नहीं हैं, जो लोग कहते हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने कब्रिस्तानों की घेराबंदी, कब्रिस्तानों की क्या स्थिति थी? नीतीश कुमार जी जाति धर्म, हाँ, काम जाति धर्म से ऊपर उठ के काम करते हैं। जिस कब्रिस्तान पे राजद के नुमाइंदों के द्वारा अवैध कब्जा रहता था, कब्रिस्तान पर, कब्रिस्तान को चारागाह किसने बनाया? आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने। जो चारागाह की जमीन, जो कब्रिस्तान की जमीन परती पड़ी रहती थी, लालू प्रसाद यादव जी के लोग वहां भैंस चराने जाते थे और उस पे अवैध कब्जा होता था। आज मैं आपके चैनल पे ये कह रहा हूँ, नीतीश कुमार जी ने उस कब्रिस्तान को कब्जा मुक्त किया और कब्रिस्तान बनाया और कब्रिस्तान की घेराबंदी करवाई, स्पेशल बजट एलोकेट किया, जबकि वो उनके वोटर्स भी नहीं है। अल्पसंख्यक नीतीश कुमार जी के साथ नहीं खड़ा रहते हैं, फिर भी नीतीश कुमार जी की पहचान विश्व में। आप बताइए, पर्यावरण संरक्षण से किसी नेता को वोट मिलती है? नीतीश कुमार जी का चिंता का प्राथमिक विषय रहता है पर्यावरण संरक्षण। हर घर नल का जल, जल जीवन हरियाली, ये मिशन नीतीश कुमार जी। इनको क्लाइमेट लीडर डिक्लेयर किया गया था अमेरिका में, क्लाइमेट लीडर बोला गया। तो नीतीश कुमार कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है। नीतीश कुमार काम की चिंता करते हैं, और वोट अलग विषय है, राजनीति में है, मुख्यमंत्री बनना है, पद पे रहेंगे तभी तो लोग का सेवा कर पाएंगे। हाँ। उसके लिए राजनीति भी करते हैं, राजनीति करना जरूरी भी है, लेकिन इसके साथ साथ राज्य की जिम्मेवारी जब आपके ऊपर है, किसी भी चीज की, जब परिवार की जिम्मेवारी हमारे ऊपर है और हम गंभीरता पूर्वक परिवार के विषय में नहीं सोचेंगे तो परिवार का बंटाधार हो जाएगा और उसके जिम्मेवार हम होंगे। परिवार का मुखिया जिम्मेवार होता है, उसी प्रकार से राज्य की जिम्मेवारी मुख्यमंत्री की है, और मुख्यमंत्री अगर गंभीर नहीं होगा तो राज्य का बंटाधार हो जाएगा। यही कारण था कि 15 साल के लालू यादव परिवार के शासन में बिहार का विकास नहीं हो पाया और बिहार की दुर्गति हुई, जिसके जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ, मैं तेजस्वी यादव को जिम्मेवार नहीं मानता हूं, मैं राबड़ी देवी को भी जिम्मेवार नहीं मानता हूं, मैं जिम्मेवार मानता हूं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को। चूंकि आप परिवार के भी मुखिया थे, आप राज्य के भी मुखिया थे, और नीतिगत रूप से आपकी नीतियों के आधार पे जनता ने आपको वोट दिया था, आपके ऊपर बहुत विश्वास किया था लोगों ने, लेकिन आपने उन लोगों के विश्वास को रौंदा, आपने कुचल दिया बिहारियों को, अरमानों को। आप बदले में क्या दिए? जलता हुआ बिहार। 118 नरसंहार हुए इस बिहार में, 118 बिहार जल रहा था, और तब राष्ट्रपति शासन लगाई गई लालू यादव के ही राज्य में। बिल्कुल, सब इंदिरा गांधी जी जब हाथी पे चढ़ के बेलछी आई थे, बेलछी कांड के बाद से जितने भी दंगे हुए बिहार में, लालू यादव जी के और उनके परिवार के शासनकाल में, राबड़ी देवी जी थी, लालू यादव जी थे। तो सर जैसे कि उन दंगों को नीतीश कुमार ने नियंत्रित किया विकास से। सिर्फ मैं मानता हूं कि सिर्फ पुलिस के प्रयास से हिंसा और अपराध को नियंत्रित नहीं किया गया है इस बिहार में। इस बिहार में अपराध और नरसंहार को नियंत्रित करने में विकास की बहुत बड़ी भूमिका है। जब सड़क बन गई, बिजली आ गई, बच्चे पढ़ने लगे, तो हर लोगों की जिम्मेवारी, अब लोगों में एक क्यूरियोसिटी हुई कि अरे बड़े लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में, उनके बच्चे कमाने जा रहे हैं, उनके बच्चे नौकरियों में जा रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं, मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, मेरे बच्चे। अब कोई आदमी आप देखिए, वो किसी भी अपराधी अब को देख लीजिए, शराबी को देख लीजिए, कितना भी गलत आदमी हो, कभी नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा गलत रास्ते पे जाए। और लोगों में एक जागरूकता बनी कि मेरे बच्चे अच्छे रास्ते पे जाएं,
और मेरा भविष्य सुधरे, ये लोगों की चाह जब डेवलप हुई विकास से, और यही इसी चाह ने जो है बिहार से अपराध को मिटाया, संगठित अपराध को। और जो भी नक्सली थे, जो जो समाज के हाशिए पे बैठे लोग थे, जो हिंसा के माध्यम से अपने अधिकारों को लेने का प्रयास कर रहे थे, वैसे लोगों ने अब पढ़ाई का रास्ता चुना, वैसे लोगों ने मजदूरी का रास्ता चुना, रोजगार के लिए घर से बाहर निकले, काम करना शुरू किया। हाँ, उस बुरे तब फेज से निकल गए। बिहार की तस्वीर बदलने में विकास की बहुत बड़ी भूमिका है। बलपूर्वक आप आज शराब के खिलाफ कानून बना है, पूर्णतः शराबबंदी को हम लोग नहीं नियंत्रित कर पा रहे हैं। जब तक जन सहयोग किसी चीज में नहीं मिलेगा, तब तक आप किसी चीज को नियंत्रित नहीं कर पाइएगा। सही। और जनता ने नीतीश कुमार के विकास को स्वीकारा। आप देखे होंगे जो 2005 में बहुमत मिली थी, उस बहुमत से लगभग दुगना जो है जन समर्थन 2010 के चुनाव में नीतीश कुमार को मिला। नीतीश कुमार के प्रयास को लोगों ने सराहा। तो मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार जी, मैं पक्ष में रहूं या विपक्ष में रहूं, लेकिन नीतीश कुमार जी के इस बात का मैं हमेशा प्रशंसा करूंगा कि नीतीश कुमार जी ने जलते हुए बिहार को बचाया और बिहार की तस्वीर बदली और विकास को राजनीति का एजेंडा स्थापित किया। तो फिर सर वो लालू यादव जी से फिर मिल गए, महागठबंधन की सरकार ये फिर तत्कालिक बनी। परिस्थिति जो राजनीतिक रूप से रही होगी, मैं सही। इन विषयों पे नहीं जाऊंगा, लेकिन नीतीश कुमार पक्ष में हो विपक्ष में हो, क्योंकि वो तो सिरे से सर स्टार्टिंग से ही अगेंस्ट में ही लालू यादव जी के बोलते थे कि उन्होंने बर्बाद किया, फिर मैं वो तो उनके कह साथ रहा मिल हूं कि गए। राजनीतिक परिस्थिति जो रही हो, राजनीति जो ना करा दे। राजनीति की परिस्थितियां होती है, कोई भी आदमी अपने स्वाभिमान को, अपने कैडर, अपनी विचारधारा, अपनी पार्टी को मार के राजनीति नहीं करता है। तो उनको उस समय तत्कालिक परिस्थिति लगी होगी कि हमारे लिए बेहतर है राजद के साथ जाना, तो वो गए होंगे। कुर्सी बचाने के लिए हो सकता है सर। बिल्कुल, अगर ये कुर्सी नहीं रहेगी तो विकास करेंगे कैसे? पावर में नहीं रहेंगे, विकास आपकी होगा नहीं। मदद, हमारी मदद करने के लिए, प्रदेश की चिंता करने के लिए कुर्सी होना जरूरी है। उन परिस्थितियों के हिसाब से उनके द्वारा लिया गया निर्णय, वो उनका निर्णय था। आज आफ्टर ऑल, आज एनडीए एकजुट है, एक साथ है, और विकास की 3 तस्वीर, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन, माननीय नीतीश कुमार जी का प्रयास और माननीय चिराग पासवान जी का साथ, ये बिहार की तस्वीर निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में बदलेगी और विकास एक उन्नत राज्य की श्रेणी में गिना जाएगा बिहार। तो सर ऐसे क्वेश्चन, जैसे आपकी पार्टी एलजेपी है, अगर कल को कुछ ऐसी परिस्थिति फिर बनी और नीतीश कुमार जी फिर से पार्टी बदलकर आरजेडी में गए, तो आपकी पार्टी उन्हें सपोर्ट करेंगी या नहीं? वी आर कमिटेड विथ नरेंद्र मोदी, अच्छा, ओनली वन एंड ओनली नरेंद्र मोदी। बीजेपी। हमारे नेता ने कहा है अच्छा, कि कल हम प्रधानमंत्री जब तक जीवित है, मैं उनके साथ हूँ। अच्छा, तो बीजेपी से ही आप लोग कंप्लीट हमारी है। पहचान ही वही है। हम्म। चिराग पासवान जी की पहचान कमिटेड लीडर के रूप में है, जिसके साथ हैं, खुट्टा ठोक के खड़ा रहेंगे। हम सीटों के बंटवारे पे और हम अपने अधिकारों पे नहीं जाते हैं। हमको सीट मिले ना मिले, सीट नहीं भी मिलेगा तब भी मैं आपके साथ खड़ा हूँ, सीट मिले तब भी आपके साथ खड़ा हूँ। आप हमको मुख्यमंत्री बनाइए या प्रधानमंत्री बनाइए, नहीं कुछ बनाइए, तब भी आपके साथ मैं विचारधारा के साथ सेवक। खड़ा हूँ। चिराग पासवान जी विचारधारा के साथ खड़ा है और चिराग पासवान जी को विकास की चिंता होती है, विकास के साथ खड़ा है और खड़ा रहेंगे। तो सर 2020 में एलजेपी का एनडीए से हटना ये गलत डिसीजन था? नहीं, एनडीए से घटना नहीं, वो अब हर पार्टी की अपनी एजेंडा होती है। अब पार्टी हमारा नहीं रहेगा तो हम क्या लेके जाएंगे जनता के बीच में? वो तो बीजेपी के अगेंस्ट भी हो गई हमारे थी। कैडरों का, हमारे पार्टी के संसदीय दल का निर्णय था कि स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ना चाहिए कैडर बचाने के लिए। तो और ये गलती थी या आप इसे किस तरीके से लेंगे? नहीं, गलती नहीं थी। गलती कैसे भाई? नेता के द्वारा लिया गया निर्णय कभी गलत होता है? चिराग पासवान जी एक गंभीर नेता हैं और उनके द्वारा लिया गया निर्णय गलत कहाँ से होगा? अच्छा, सो आप गलती नहीं मानते? बिल्कुल जो नहीं हुआ अपना गलती। स्वतंत्र एकदम डिसीजन था। हमारी पार्टी को एग्जिस्टेंस के लिए चुनाव लड़ना जरूरी था। हर प्रखंड में, हर पंचायत में हमारा कार्यकर्ता है, और जिस उद्देश्यों के साथ श्रद्धेय रामविलास पासवान जी ने लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना की थी दिल्ली के रामलीला मैदान में, अभी उन उद्देश्यों को पूरा करने में कुछ कमियां हैं,
कुछ त्रुटियां हैं उन सब को दूर किया जाएगा। और निश्चित तौर पे चिराग पासवान जी, रामविलास तेरा मिशन अधूरा चिराग पासवान करेगा पूरा। और वो चिराग पासवान जी उस मिशन को पूर्ण करेंगे, और जो सपना आदरणीय श्रद्धेय रामविलास पासवान जी ने देखा था उसको साकार करने के लिए ये चिराग खड़ा है। और ये चिराग पासवान उन सपनों को साकार करेंगे पूर्ण और करेंगे। पूर्ण पूर्ण विकास, बिहार के जो है विकसित बिहार के सपनों को साकार करने का उनका जो लक्ष्य है, विजन है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, उस पे लगातार काम करते हैं। लगातार करते आ रहे हैं और आगे भी लगातार। करते रहेंगे। आप देखिए ये मंत्रालय उनको मिली, तो मंत्रालय मिलने के बाद पहला बैठक वो पटना में किए, जिसमें 7 बड़ी कंपनियों ने बिहार सरकार के साथ समझौता पत्र पे हस्ताक्षर किया। 7 बड़ी फूड प्रोसेसिंग की कंपनी बिहार में अपना यूनिट लगाने अच्छा, जा रही इंडस्ट्रीज आ रही है। है। बिल्कुल, उस एमओयू पे हस्ताक्षर कर दिया इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के साथ। इसके बाद पहला बजट हुआ उनके मंत्रालय संभालने के बाद। उस बजट में बिहार की 2 बड़ी योजनाओं की स्वीकृति हुई। एक, बिहार में निफ्टम कॉलेज, जो देश का तीसरा कॉलेज होगा, निफ्टम। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। अच्छा, और दूसरा मखाना बोर्ड की स्थापना। मखाना बोर्ड, हाँ, एक ये देश स्थापना का होता है। 90% मखाना बिहार में उत्पन्न होता है। हम्म। और बिहार, खासकर उत्तरी बिहार के किसानों का बहुप्रतीक्षित डिमांड था ये, कि मखाना का प्रोसेसिंग यूनिट बड़ी लगाया इंडस्ट्री जाए, लगनी चाहिए। बड़ी इंडस्ट्री लगे और मखाना का एक बोर्ड बने, नीतियां बने, जिससे मखाना का किसानों को मखाना बड़ा मेहनत से होता है। जी। हमने इसकी खेती को एक बार देखा है, समझा है। अच्छा, प्रोसेसिंग देखा आपने? बिल्कुल, वो किसान उसके कीचड़ के अंदर जाके उसमें से मखाने के सीड्स को निकालते हैं, फिर उसको प्रोसेस किया जाता है। बड़ा मेहनत का खेती है। तो मखाना के किसानों को उचित उचित मूल्य मिले, इसके लिए मखाना बोर्ड का गठन किया जा रहा है। और बिहार की चिंता सदैव रहती है। तेजस्वी जी को, इतनी कम नहीं, सॉरी, चिराग पासवान जी को, चिराग पासवान तेजस्वी जी। जी को तो तो कोई बात ही नहीं है। चिराग जी इतने कम समय में और इतने बड़े बड़े निर्णय बिहार के हित में ले रहे हैं, और तो चलिए समय सर, आने पे बहुत बड़ा बदलाव होगा। एक तो ये हो गया सर, जैसे कि अभी हम लोग बात की चिराग पासवान जी की। अब थोड़ा सा बात हम लोग पीछे आते हैं और बात करते हैं श्री स्वर्गीय इनकी, रामविलास पासवान जी की। वो भी तो लालू यादव और नीतीश कुमार जी के साथ ही उस आंदोलन से निकले, उतने बड़े पद से, मतलब कि वो भी मिनिस्टर रहे, एक्स मिनिस्टर रहे, लेकिन कभी सीएम बनने का उनको मौका नहीं मिला। उनकी छवि को दबा दिया गया। आपको नहीं, ऐसा लगता हम है? लोगों का दुर्भाग्य है, ये बिहारियों का दुर्भाग्य है कि श्रद्धेय रामविलास पासवान जैसा विजनरी लीडर बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बन जिनको घर पाया। घर हाजीपुर के जमुई में घर घर पूजा जाता है, जहां तक मैंने देखा है, उनकी हर गांव में एक फोटो, हर घर में एक उनकी फोटो रहती थी। सिर्फ हाजीपुर जमुई नहीं, आप बिहार और उनके झारखंड, क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश, अच्छा, यूपी में भी। ओडिशा के कुछ हिस्से में, बंगाल में, खासकर जो समाज के वंचित वर्ग के लोग हैं, रामविलास पासवान जी उसके आवाज बन के उभरे। पिछड़ों का ओरिजिनल चेहरा वही थे, दलितों के दलितों के। दलितों के मसीहा बहुत थे श्रद्धेय मसीहा थे। रामविलास पासवान जी। उनसे सर आपकी कभी और मुलाकात हुई है, हुई है? मैंने उनका कार्यक्रम भी कराया है। श्रद्धेय रामविलास पासवान जी को विश्वनाथ प्रताप सिंह से बहुत लगाव था। और आदरणीय श्रद्धेय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के निधन के बाद वो बिहार की राजनीति में उन्होंने उनकी प्रासंगिकता को स्वीकारा। और हम विश्वनाथ प्रताप सिंह जयंती कार्यक्रम हम लोग आयोजित करते थे, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पे हमने उनको आमंत्रित किया। वो रामविलास जी और स्वभाव से सर कैसे थे वो? थोड़ा आप कुछ बिल्कुल सरल और सहज, पद का गुमान बिल्कुल या नहीं। किसी मिनिस्ट्री का वैसा तो नेता ही एटीट्यूड? नहीं बिहार में दोबारा पैदा हुआ। रामविलास पासवान जी जैसे? रामविलास पासवान जैसा तो नेता ही नहीं पैदा, मैंने रिक्शा वाला को भी हालचाल करते थे वो, खासकर अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों में जी। नाम से हर गांव के हर बूथ के कार्यकर्ता को पहचानते थे। एक एक इतनी आदमी का नाम व्यस्तता से। होने के बावजूद पूरे देश में घूमते थे
डिपार्टमेंट का काम करना, बहुत सारा काम, लेकिन फिर भी नाम से लोगों को पहचानते थे। मुझे याद है कि मैं उनको जीवन के अंतिम क्षणों में, बहुत गहरी मुलाकात मुझसे नहीं है, लेकिन मैंने जब वो माननीय प्रधानमंत्री जी के शासनकाल में केंद्र में मंत्री थे, उस समय मैंने बीपी सिंह जयंती कार्यक्रम में उन्हें आमंत्रित किया। और ये जो सवर्णों को 10% आरक्षण का प्रावधान लागू किया गया, उसके कुछ दिनों पहले, 4-5 महीना पहले ही, जून के महीने में हमने आमंत्रित किया, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आमंत्रित किया था उस समय। तो अब 2 दिन पहले हम कार्यक्रम का आमंत्रण लेके गए, उन्होंने स्वीकार किया आमंत्रण, और 2 दिन बाद कार्यक्रम में आए और वहां सार्वजनिक मंच से उन्होंने कहा कि दलितों, शोषितों, वंचितों और पिछड़ों को समाज की मुख्य धारा में लाने में विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज उन्हीं का देन है कि मंडल कमीशन लागू हुआ और उनके वर्ग के लोग, उनके समाज के लोग आज हाशिए पे हैं। तो ये हमारी जिम्मेवारी है कि उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है और गरीब सवर्णों को भी आरक्षण का प्रावधान किया जाए। पहली बार श्रद्धेय रामविलास पासवान जी ही उस मंच से बोले थे। बाद में चलकर वो फैसला कैबिनेट के द्वारा हुआ और फिर आगे चलकर लोकसभा से भी पारित हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी का हम लोग शुक्रगुजार हैं। जी। और गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण का जो प्रावधान है, मुझे लगता है कि उसकी पहली चर्चा श्रद्धेय रामविलास पासवान जी के द्वारा की गई थी और इसी कार्यक्रम में, पटना के ही कार्यक्रम में किया गया था और हमने ही उनको आमंत्रित किया था उस कार्यक्रम में। जिस आरक्षण को अभी मुद्दा बनाया जा रहा है राजनीति जी के जी लिए। जी। तो रामविलास पासवान जी के एहसानमंद हैं हम लोग, और ये दुर्भाग्य है हमारा कि वो बिहारियों का चीफ मिनिस्टर नहीं कि बन पाया। उनके जैसा विजनरी लीडर बिहार का मुख्यमंत्री नहीं हो पाया। नहीं बन पाया, जो एक्चुअली डिजर्व करते थे। जी। लालू यादव से तो कतई कई अच्छे थे। अच्छा, इन दोनों लेकिन में उनके जो अधूरे सपने हैं और उनके द्वारा जो बिहार के विकास के लिए देखा गया सपना है, उसको पूरा करने के लिए चिराग पासवान जी प्रयासरत हैं। जी। और हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि आने वाले दिनों में बिहार की जनता आदरणीय चिराग पासवान जी को मौका देगी मुख्यमंत्री और बनाएंगे। चिराग पासवान जी रामविलास के पासवान जी के अधूरे सपने को निश्चित तौर पर पूरा करेंगे। अच्छा, जैसे सर आप ने तो रामविलास पासवान जी से भी मुलाकात की है, चिराग पासवान से तो आपके आए दिन मुलाकात होते रहते हैं। दोनों में आपको मतलब कि सिमिलैरिटीज क्या दिखती हैं? दोनों बाप बेटे जैसे जो भी हैं, फादर बेटे हैं, तो उन लोगों में सिमिलैरिटीज क्या है? देखिए, बोथ आर सोच। विजनरी, दोनों विजनरी हैं। दोनों दूरदर्शी हैं, दोनों दूर की सोचते हैं और अच्छा, दोनों गरीबों की चिंता करते हैं, गरीबों की चिंता करते हैं। गरीबों की चिंता करते हैं। अच्छा, ये है दोनों में डिफरेंस। सर, एलजेपी पार्टी नए चेहरों को मौका, जैसे आपने बताया चिराग पासवान युवा नेता हैं, तो वो फ्यूचर का सोचते हैं, दूरदर्शी हैं, तो युवाओं को मौका देंगे राजनीति में चुनाव लड़ने का? ये तो पृष्ठभूमि रहा है ना। जी। देखिए, क्या है कि जिस परिस्थिति में श्रद्धेय रामविलास पासवान जी चिराग जी को छोड़ के गए, जी। उस परिस्थिति अचानक से उनका निधन हो गया, हाँ, एक बैग का चिराग डेथ। जी अकेले पड़ गए। उसके बाद परिवार के लोगों ने इनके साथ षड्यंत्र किया, पार्टी टूट गई, परिवार टूट गया। वहां से इन्होंने अपने आप को संभाला और दोबारा खड़ा किया, जीरो से हीरो। लोग कहता है कि चिराग पासवान जी परिवारवाद के पोषक हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि हाँ, ये जरूर चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए थे तेजस्वी जी की तरह, लेकिन वो चम्मच उनसे छीन लिया परिवार वालों ने। हाँ, उनके चाचा ने उनके चाचा, ये जो लोग भी रहे, पशुपति पारस। जो लोग भी षड्यंत्र के साझेदार रहे, वो विरासत उनसे छीन ली गई। विरासत क्या था? एक पार्टी थी, जी। पार्टी के लोग थे, पार्टी टूट गई, लोग छोड़ गए, साथ अलग हो छोड़ गए, गए, सारे अलग हो गए। लेकिन वो विचारधारा और वो सीख, वो साहस जो रामविलास पासवान जी ने इनको दिया था, वो इनके साथ रहा और वही साहस लेके वो निकले लोगों के बीच। और रामविलास पासवान जी की कमाई थी कि जनता अपना सब कुछ लगा के इनके साथ खड़ी हो गई और जब इनको मौका मिला तो वो, आप
देख लीजिए लोकसभा में 5 सीट मिला है इनको। हाँ, पांचों पे लड़े थे और पांचों जीता पांचों उन्होंने। पे उन्होंने पांचों पे आप नए फेस। एमवाई का जो हमारा समीकरण है, हाँ हाँ। आप देखिएगा 5 में 2 महिला 3 युवा, हम्म। आदरणीय अरुण भारती जी, अरुण भारती जी। आदरणीय चिराग पासवान जी, आदरणीय राजेश वर्मा जी, हम्म। तीनों युवा प्रत्याशी हाँ, और तीनों आज नए चेहरे। तीनों नए चेहरे, तीनों हाँ, चिराग पासवान लोकसभा को के हटा लिए सकते हैं, हाँ। तो मतलब चिराग पासवान जी का भी तो दूसरा ही टर्म था, हाँ, लेकिन तीनों फ्रेश न्यू न्यू जनरेशन, था। यंगस्टर, नए डायनेमिक सोच के साथ, और 2 महिला, आदरणीय बीना देवी जी और आदरणीय शांभवी चौधरी जी। तो वीणा देवी तो चलिए एक्सपीरियंस थी। हाँ, और उस क्षेत्र में संघर्ष कर रही थी, उस क्षेत्र से जुड़ी हुई थी, उस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का दबाव था कि नहीं भाई हमारी प्रत्याशी होनी चाहिए, तो वो हुई। तो हमारा जो एम बाई का समीकरण है, जो मैं बता रहा था कि जिस एम बाई के कारण बिहार को बदनाम आदरणीय लालू यादव ने किया, और उसी एम बाई को हम लोगों ने फैक्टर ही बदल दिया, महिला और युवा, जिसको जिसके कारण चिराग पासवान जी वैश्विक पटल पे बिहार का नाम रोशन करेंगे, जिनका साथ जुड़कर, जिनके साथ लेकर। तो उन्होंने दिखाया हाँ, कि पांचों हम सीट उन्होंने जीता। 5 सीट सबसे जीता, सरप्राइजिंग सर शांभवी चौधरी जी का, इतनी छोटी उम्र की और सांसद बनना। और बिहार में दूसरे नंबर की सांसद रही। सबसे छोटी उम्र की। जी, सब वोटों के मामले में अच्छा, वोट भी उनको सबसे ज्यादा सर्वाधिक पड़े। वोट से मुजफ्फरपुर के सांसद जो अभी राज्य मंत्री बने, आदरणीय निषाद जी, वो जीते। अजय निषाद जी। नहीं, अजय निषाद जी विजय कोई अ, होंगे, अच्छा निषाद जी, हाँ, हाँ। तो वो अभी राज्य मंत्री बने। और दूसरे नंबर पे थी आदरणीय शांभवी चौधरी जी। सर्वाधिक वोट के मामले में। प्रधानमंत्री जी ने इन्हें अपना बेटी कहा, वो भी आश्चर्य में थी, इतनी छोटी उम्र की लड़की और इतनी बाचाल, इतने अच्छे ढंग से, आपने उनका पार्लियामेंट में भी भाषण सुना होगा, इतने अच्छे ढंग से किसी बात को रखती हैं और जनता की समस्याओं को शालीनता से सुनती हैं, उसका निराकरण कराने का प्रयास करती हैं। और हम लोगों का ऐसा मानना है कि बहुत दूर तक जाएंगी, बहुत आगे जाएंगी, बहुत आगे जाएंगे। बहुत आगे जाएंगी। तो सर आपका आगे कुछ भविष्य में चुनाव लड़ने का कुछ ऐसा समीकरण आपका कुछ बताए। हर कार्यकर्ता की इच्छा होती है चुनाव लड़ने की, लेकिन अब तो ये पार्टी के को तय करना है। हम संगठन का काम करने के लिए आए हैं और मैं संगठन के प्रति पूर्णतः समर्पित हूँ, अपने नेता के प्रति समर्पित हूँ। अगर नेता का आदेश होगा तो लड़ेंगे। तो अगर आपको मौका मिला तो आप जरूर लड़ेंगे। बिल्कुल, तो आपका क्षेत्र कौन सा है सर। नेता जहां निर्देशित कर दें, अच्छा, जहां भी कर दें। जहां हमको कह दें कि जाओ तुमको पाताल लोक में पार्टी के लिए काम करना है, तो मैं पाताल लोक भी जाने के लिए तैयार वहां से चुनाव हूं। लड़ने के लिए रेडी है। मैं जिस प्रकार से हमारे नेता खूंटा ठोक के खड़े रहते हैं अपनी विचारधारा के साथ, उसी प्रकार से मैं भी अपने नेता के साथ पूरी मजबूती से खड़ा हूं। जहां नेता हमको निर्देशित कर दें वहां जाने के लिए मैं तैयार हूं, जिस जिम्मेवारी के साथ भेज दें। चलिए, तो आपको मतलब जिस क्षेत्र में भी डाल दिया जाए आप वहां के लिए बिल्कुल रेडी हैं, बिल्कुल, चाहे आप वहां से जीते या हारे। 24 घंटा तैयार है, जो अपने हमेशा। आप को हम समर्पित कर चुके हैं समाज ये के नाम पर। चलिए तब ऐसे सर आपको हमेशा जैसे आपके सोशल मीडिया अकाउंट पे हमेशा युवराज सुधीर सिंह भैया जी के साथ हमेशा देखा गया है, उनके साथ सर आपके कैसे संबंध है। भाई हैं, अच्छा। भाई हैं, हमारे बड़े भाई हैं, एकदम दिल के भोला हैं, राजा बाबू हैं। अच्छा, राजा बाबू है। जी, तो वो दिमाग से नहीं दिल से राजनीति करते हैं, जनता की सेवा, वो राजनीति करते ही नहीं है, जन सेवा करते हैं। अच्छा। तो उनसे मेरा व्यक्तिगत रिश्ता है और भाईचारा है, प्रेम का संबंध है, हमारे बड़े भाई की तरह हैं, मित्रवत हैं, और हर प्रकार से हमारी मदद के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। सुधीर भैया। जी, जब भी किसी को जरूरत पड़े मैंने उनसे सहयोग की आवश्यकता बताई और वो बेझिझक लोगों की मदद करते हैं। तो सर आपको कहीं ऐसा कभी ऐसा एहसास हुआ कि उनके जो चाचा जी थे श्री प्रभुनाथ सिंह जी, उनके साथ चाचा जी लगेंगे उनके, हाँ, तो उनके साथ कभी आरजेडी पार्टी ने गलत किया। नहीं देखिए, उनके साथ पार्टी क्या गलत करेगी, जो एक दौर था उस दौर में तो, बाहुबली तो नेता। बाहुबली तो परिस्थितियों ने प्रभुनाथ सिंह को बना दिया। प्रभुनाथ सिंह जी को नेताजी कहा जाता है। नेताजी आज भी कहा जाता सारण है। प्रमंडल के लोग, किसी भी दल के लोग हों, उन्हें अपना नेता मानते थे और वो उस चरित्र के थे कि प्रदेश के मुख्यमंत्री
उनसे उनसे हाल और समाचार लेते थे। उन्हें कहा जाता था कि सारण के मुख्यमंत्री ही पवनाथ बाबू हैं। तो अच्छा। आज दौर है, परिस्थिति है, समय है, वो जेल की सलाखों में है, लेकिन उनकी विचारधारा और उनकी कृतियां अमर है। वो जो अच्छा। करके गए हैं वो अमर रहेगा जनता के बीच में, और वो हर किसी की बस की चीज नहीं है। हम जो लोग उनके काम बेटे उन्होंने किया। भतीजे हैं। जी। हम लोग अब क्या उनकी अलग हुए, नीतीश कुमार जी भाई की तरह मानते मानते थे थे। आदरणीय पवनाथ सिंह जी को। पवनाथ सिंह जी नीतीश कुमार जी से अलग होके जिनके साथ गए, वो लोग इनको विश्वास दिलाए कि पवनाथ बाबू, मैं आपको उनसे ज्यादा सम्मान करता हूँ, मैं आपके लिए उनसे ज्यादा चिंतित रहता हूँ। और वैसे लोगों के जाल हैं, वो भी दिल के भोले आदमी, जिस पे विश्वास करते हैं, आंख बंद करके विश्वास करते हैं, उन्होंने विश्वास कर लिया। और वो लोग ने ही छल किया इनको अपने साथ ले जाकर, उन्हीं के साथ गेम हो गया। उन्हीं के साथ छल हो गया और वो आज उसके शिकार हुए, आज जेल में बंद हैं। लेकिन सच्चाई सबके सामने आएगी। बहुत भवनाथ जल्द सिंह आएगी। अपराधी नहीं थे, भवनाथ सिंह हत्यारा नहीं थे। अच्छा। भवनाथ सिंह एक राजनेता थे। हाँ, राजनेताओं का नाम किसी न किसी कारण बस किसी घटना में घसीट दिया जाता है। हो सकता है हमारे पास आने वाले लोग किसी घटना में संलिप्त रहे हों, लेकिन ये निश्चित नहीं है कि हमने उस घटना को अंजाम दिलवाया। तो हम्म। राजनेताओं को उस तरह से, जो देखिए अपराधियों की प्रवृत्ति होती है, और जो पूर्णतः अपराधी होगा वो जन सेवा का मार्ग पे कभी नहीं चल पाएगा। और जो जन सेवा जन कल्याण के लिए जो लोग कार्य करते हैं, उनसे अपराध हो ही नहीं सकता है। अच्छा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बेगुनाह जो है, गुनाहगारों के कारण बेगुनाह को भी घसीट सजा दिया मिल जाता है। जाता है, और बात उसी सही। प्रकार से उसी घसीट पे वो उनका उसी सिका उसी हो गया। हाँ, इनके साथ भी साजिश हुई, इनको घसीट दिया गया। लेकिन न्याय मिलेगा निश्चित अच्छा, तौर ये पे, निश्चित है, न्याय कहीं ना कहीं बिल्कुल मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच में जाएंगे। अब तो एक मामले में उनको जजमेंट सुप्रीम कोर्ट से भी हो गई है। तो हम्म। अभी है, रास्ते बहुत सारे हैं, और न्याय होगा, हम्म। सच सामने आएगा। तो सर जैसे मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि आपने बताया कि जंगल राज था, 15 साल बिहार जला। तो सर, अगर जंगल राज था और इतना परेशान थी जनता बहुत ज्यादा, तो ये तो 5 साल में भी पता चल जाना चाहिए था। तो फिर इतना 15 साल वो लगातार 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 बनते चले गए, मुख्यमंत्री चलते उनके सत्ता में आते चले गए। ये फिर नहीं समझ में आ रहा है कि हाँ, एक तरफ जनता त्रास्त भी है, लेकिन दूसरी तरफ वो वोट भी दे रही है। देखिए, तो जो इसका नब्बे मतलब नहीं समझ में आया नब्बे सर। का दौर था, 90 का बिहार सामाजिक क्रांति का बिहार था। और 1990 में बिहार की राजनीति ने अंगड़ाई ली, खासकर पिछड़ी जातियां और दलित वंचित वर्ग के लोग अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे। तो उस संघर्ष की लड़ाई में आदरणीय लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में सभी लोग उनके साथ थे। नीतीश कुमार जी भी उनके साथ थे, आदरणीय शरद यादव जी भी उनके साथ थे, श्रद्धेय रामविलास पासवान जी भी, सब लोगों ने मिलकर इनको खड़ा किया, आदरणीय लालू प्रसाद यादव को। लेकिन वो उन विचारधाराओं के साथ लालू प्रसाद यादव ने दगाबाजी कर दिया, वो टिके नहीं है। ठीक है, पिछड़ी जातियों को न्याय मिलना चाहिए, इस बात का पक्षधर हर कोई है। लेकिन न्याय की आड़ में कोई आदमी अगर अपनी लालसा को पूर्ति करे, तो ये गलत बात है। इन्होंने धनोपार्जन का माध्यम राजनीति को बनाया। हम्म। जैसा कि हम लोग सब जानते और ही उस हैं। समय से जो है, विकास विकास तो इनके एजेंडा में था भी नहीं। सिर्फ सामाजिक न्याय, जातीय राजनीति था हाँ, इनका मेन मुद्दा। जातीय हिंसा के माध्यम से ये न्याय में विश्वास रखते थे। जिस प्रकार से ये अगड़ी पिछड़ी जातियों में लड़ाई करवाना, दलित पिछड़ों में लड़ाई करवाना, अल्पसंख्यक से बहुसंख्यक को लड़ाई करवाना, तो ये क्या है कि मानसिकता इनकी थी कि किसी, अगर आपको कोई दबाया है तो आप उसको वापस पटक दो। ये तो मंचों से भी कहा करो, ये अंदर का सैन, बनियान, हाँ, बनियान बनियान ऊपर को लाओ। बाहर से पहन लिए कि नहीं, वो तवा की रोटी पलट दिए। ये सब क्या है भाई? क्या आप, बयानबाजी था। ठीक है, अगर मैं दोषी हूं तो गुनाहगार मैं हूं, मेरा पूरा परिवार गुनाहगार नहीं है।
अगर हमारे बाप दादाओं ने कोई गलती की, उसकी सजा मुझे नहीं मिलनी चाहिए। मैं तो समानुपाती विचारधारा में विश्वास रखता हूँ, मैं तो संविधान में विश्वास रखता हूँ, मैं तो भाईचारे की बात करता हूँ, मैं तो एक साथ अगड़े पिछड़े दलित शोषित सब एक साथ एक थाली में बैठ के खाने वाले लोग हैं। तो हम लोगों में विभेद पैदा करने का प्रयास जो इन लोगों ने किया, ये गलत बात, यही काम और इस ये बात की मुखालफत हम लोग करते हैं। और तो इस सर बात इसमें आप कह सकते हैं कि आखिर लालू जी का ये जो जातीय राजनीति था उसका खामियाजा आज को तेजस्वी नई पीढ़ी प्रताप के जी लोग, कर रहे हैं, ये भोग रहे हैं। तेजस्वी जी क्या खामियाजा, तेजस्वी जी तो उसका लाभांश ले रहे हैं। अच्छा, वो उनका लाभ उठा रहे हैं। तेजस्वी जिस प्रकार से पिता की संपत्ति में पुत्र का हक होता है, उसी प्रकार उसमें भी बेईमानी कर दिए। अब तो हक तेज प्रताप जी का भी था, भाई बड़े बेटा हैं तो प्राथमिक हक उन्हीं का था, ये हाँ। बेईमानी कर दिए। अब बेटा के साथ सोचिए, राज्य के साथ सिर्फ बेईमान नहीं है, बेटा के साथ भी बेईमानी कर दिए। छोट बड़ बेटा के हक मार के छोट बेटा को दे दिए। अगर तरीके से देखा जाए तो बड़े बेटे को ही अगर परिवारवाद भी प्रतिनिधि बनना किए तो था। परिवारवाद भी न्यायपूर्ण तरीके से नहीं किए, बड़े बेटा का हक मार के दे दिए अब तेजस्वी जी को। तो तेजस्वी जी तो उनके द्वारा जो अर्जित पाप है, जो जो भ्रष्टाचार का लाभांश है, उसका उत्तराधिकारी बने हैं। मतलब उसमें खामियाजा नहीं भुगत रहे हैं, वो मतलब सुख ही भोग रहे हैं एक तरह सुख से देखा भोग जाए। रहे हैं, सुख भोग रहे हैं, मैंने अच्छा। सुख क्या भोग रहे हैं, सीबीआई और ईडी की नजर है, पाप कभी छुपता नहीं है, कलयुगे में सबका फैसला होना है। हाँ, बात तो है। और वो पर जब बीजेपी सरकार अगले सेंट्रल में। जन्म में इंतजार नहीं करेगा, कलयुग है, यहाँ सब फैसला इसी जन्म में होगा, जो कीजिएगा वो भोग के जाइएगा। चलिए तो बहुत बढ़िया। अब देखा जाए जिनका जो कर्म है वो तो सामने आएगा ही। सामने आएगा। बिल्कुल। और उजागर हो गया ना, अभी तो घोटाला का पंचरत्न उपाधि उनको मिला है। पंचरत्न उपाधि। लारा घोटाला, चारा घोटाला। लारा घोटाला सर क्या था? लारा घोटाला हुआ, लारा एक कंपनी बनाए थे, लालू राबड़ी एसोसिएशन करके। अच्छा। और उसमें वो क्या है कि वो मिट्टी पर्यावरण मंत्री हुए थे आदरणीय तेज प्रताप यादव जी। तो मिट्टी उट्टी बेच दिए थे, चिड़िया सरकारी मिट्टी। चिड़ियाखाना का मिट्टी बेच दिए थे, कुछ ऐसे फर्जी टेंडर उंडर अच्छा करके। अच्छा, तो लारा तो घोटाला। लारा घोटाला, चारा घोटाला बहुत चर्चित था, चारा वो तो घोटाला, लारा चारा। पैन इंडिया चर्चित है। हाँ, अलकतरा घोटाला, ये भी बहुत चर्चित घोटाला था। और उसके बाद आप आईआरसीटीसी घोटाला, जिसमें आदरणीय तेजस्वी यादव जी अभियुक्त हुए। और उसके बाद ये एक नया शगुफा आ गया है कि भाई रोजगार नौकरी के बदले जो है वो जमीन घोटाला, हाँ, नौकरी देते थे जमीन ले लेते ले थे। लेते थे। तो जमीन पे बड़ा वो, जब पता नहीं जमीन का माला पहनेंगे क्या करेंगे। रोज सुबह सुबह एक जगदेव पथ के बगल में महुआ बाग मोहल्ला है, वहां 9 बजे सायरन बजाते हुए 3 गाड़ियां से लालू यादव जी प्रतिदिन, किसी को भी देखना हो 9 बजे जाके चौक चौराहा पे खड़ा हो जाइए, 9 बजे सायरन बजाते हुए लालू यादव 3-4 गाड़ी से महुआ बाग का परिक्रमा करते हैं आज प्रतिदिन। भी। जमीन से ऐसा मोह है उनको, किसी किसी को हो जाता है ना बुढ़ापा में, लोग जब सठियाता है तो मोह बढ़ते चला जाता है। तो जमीन से इनका ऐसा मोह है कि मैंने अदालत जाते जाते तबाह है, बाले बच्चे सब परिवार को घसीट दिए, अपने पाप का फल पूरे परिवार को भुगवा रहे हैं, अब फिर भी जो है वो जमीने का परिक्रमा करने जाते हैं। अच्छा, मतलब किन्हीं को अगर लालू नींद प्रताप जी को नहीं आती देखना है बिना परिक्रमा के लिए। आज भी महुआ बाग जाते हैं। हाँ, रोज जाते हैं भाई, क्या खजाना हुआ, अब लगता है कुछ गढ़ के, पहले के जमाना में लोग गाड़ दे दिया घड़ा करते में थे। गुप्त धन को गढ़ के रखता था जमीन में, तो हमको लगता है कि उस जमीन की जांच करवानी चाहिए कि कहीं कोई गुप्त धन तो नहीं सोना उना गढ़ के रखे हुए हैं। आखिर क्या बात है कि परिक्रमा करते हैं प्रतिदिन, जमीन की कोई ना परिक्रमा कोई हो तो गया। बात है, गुप्त रहस्य है। तो लालू यादव जी का मोह रहा, तो ये 5 घोटाला हुआ, पंचरत्न घोटाला। अच्छा, पंचरत्न अवार्ड। हाँ, और बेटा मांग रहा है भारत रत्न। पिताजी के लिए। हाँ, अब जनता दे चुकी है मैंने न्यायालय दे चुका है कैदी रत्न। न्यायालय तो इनको कैदी रत्न नहीं दिया, अब इनको जनता दे चुकी है, मैंने ईडी सीबीआई जो है वो दे चुकी है पंचरत्न। अब घोटाला पंचरत्न, तो अब बेटा मांग रहा है भारत रत्न, तो ये पिताजी के लिए। भारतो रत्न का तौहीन नहीं कर रहा है। तो अभी जैसे सर उनका तो बरी हो गया लालू यादव जी। कहाँ सब से सारे बरी हो केस गए, से बरी हो बेल गए। लेके आए हैं, बरी कैसे हो जाएंगे। अच्छा, अभी एंटीसिपेटरी बेल है। एंटीसिपेटरी नहीं है, रेगुलर बिल है, अच्छा, रेगुलर बेल है। बीमारी का इलाज का बहाना दे। हवाला देकर बिल पे। अच्छा, हाँ तो चुनाव है तो अभी बीमार ही रहेंगे। अब क्या, अब उम्र के अंतिम पड़ाव पे है, इनको क्या कोई कन्विक्शन करके न्यायालय को भी क्या मिलेगा।
लेकिन इनके पापों का फल इनके बाल बच्चों पे पड़ेगा, जो कि अभी झेल ही रहा है जो कि आज। नहीं होना चाहिए, जो कि नहीं होना चाहिए। अब क्या करेगा भाई, हम ही अपने बच्चा को गलत काम में इन्वॉल्व कर देंगे, तो गलती हमारा ना है। तेज प्रताप सर, तेज प्रताप जी के बारे में कुछ बताइए, वो कैसे शख्सियत है, आपकी कभी तेज मुलाकात हुई? बम बम बोले, तेज प्रताप भी मस्त आदमी है। मस्त आदमी है। पटना विश्वविद्यालय में पढ़ते थे हमारे साथ। अच्छा, आपके साथ ही पढ़ते थे? हाँ, जो दूसरे विभाग में थे, हम हाँ लॉ हाँ। में पढ़ते थे और वो पीजी कर रहे इसमें पॉलिटिकल साइंस में थे। वो पढ़े पॉलिटिकल साइंस। कहाँ, 2 साल पढ़े फिर भाग गए छोड़ के। बीएन कॉलेज में वो एडमिशन कराए थे पॉलिटिकल साइंस में, लेकिन हाँ। 2 साल पढ़े, शायद फेल हो गए सेकेंड ईयर के एग्जाम में। उसके बाद से फिर कॉलेज विलेज नहीं गए। वो भोला आदमी है, बम बम बोले। भोले आदमी। हाँ मतलब कि छोटे भाई से बिल्कुल अलग। हाँ भाई, उनका अधिकार मार लिया, उसके बाद भी वो आवाज नहीं उठा रहे हैं। ऐसा भोला आदमी कहाँ मिलेगा, ऐसा त्यागी महापुरुष। ये तो सर आग लगाने वाला बात, अगर वो कल को देखेंगे और आवाज उठा दिए तो सब लोग आप पे ना ना, क्वेश्चन करेंगे। आवाज कैसे, अरे तेज प्रताप जी जैसा महापुरुष कहाँ मिलेगा, जिनका हक और अधिकार परिवार के लोगों ने मार लिया और उन्होंने आह तक नहीं किया। मोदी जी भी उनकी तारीफ करते हैं तेज प्रताप जी की। सब लोग, सब एक लोग, वीडियो आया था जिसमें उनकी तारीफ करते हुए सब कि आप लोग। तो भोले भोले आदमी हैं, और वो बम बात बम। वो बोलते भी हैं कि हाँ हाँ मोदी। अच्छा, ऐसा नहीं, देखिए व्यंग में नहीं, तेज प्रताप जी विचारों से भी बड़ा सात्विक है। सात्विक वो आदमी। बांसुरी उसुरी भी बजाना जानते पूजा हैं, पाठ वगैरह महादेव करते हैं। की पूजा भी करते हैं, बड़ा मन से करते हैं। मैं इस बात से तो उनका प्रशंसक हूँ। मिर्जापुर के बहुत बड़े फैन है, मिर्जापुर के। वेब सीरीज वेब का। सीरीज मिर्जापुर अपने आप को एकदम हाँ वो, मुन्ना भैया, एकदम तेजू हाँ भैया बने हुए हैं। तो तो मतलब वो एक जैसे वो उनका स्वैग है। स्वैग है, जो ऑफ कैमरा है वैसे ही ऑन कैमरा, ऑन मतलब बिल्कुल कैमरा भी है। अनफिल्टर्ड है। हाँ। कुछ उनमें दिखावटी नहीं है, हम्म, बनावटी नहीं है सर। लेकिन अभी जैसे कि बिहार का अभी सबसे बड़ा मुद्दा फिलहाल, जो सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है बीपीएससी, सरकार अभी तक शांत है, जिसको राजनीति मुद्दा बनाकर जन स्वराज पार्टी आप इस बार राजनीति करने उतरेंगे। तो ये आप देखिए लोग की। है क्या कि जन आंदोलन से नीतियां नहीं निर्धारित की जाती है, लेकिन फिर भी इस लोकतंत्र का पैमाना होता है कि जनता की आवाज को दबाया नहीं जाना चाहिए। और आदरणीय चिराग पासवान जी ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि हम छात्रों के साथ खड़े हैं, हम्म। आंदोलनरत छात्रों के साथ खड़े हैं, छात्रों को न्याय मिलनी चाहिए। अगर आप वोटिंग करा लीजिए, अगर अधिकांश छात्रों की मर्जी है कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए तो रद्द कर दीजिए, री और एग्जामिनेशन। नहीं तो आप कोई उसका मसला का रास्ता निकालिए। इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हाँ, देखिए क्योंकि बड़े बड़े बीपीएससी पर्सनालिटी पप्पू मामले को यादव जी। नजरअंदाज नहीं कर, देखिए पॉलिटिशियंस का तो काम होता है रोटी सेकना। मैं सभी पॉलिटिशियंस को नहीं, लेकिन कुछ लोग हैं क्या कि कहीं भी कुछ हुआ उसमें अपना ढोल नगाड़ा लेके उतर गए। ऐसा नहीं होना चाहिए, मामले को समझिए। अब बात है बीपीएससी और छात्रों के बीच, तो नेताओं का काम है कि उसके बीच एक कड़ी बनना चाहिए, दोनों के बीच सामंजस्य बनानी चाहिए, जो प्रयास आदरणीय चिराग पासवान जी ने किया भी। एक प्रतिनिधियों की बातचीत कराई गई। मुद्दा लेकिन नहीं बनाना चाहिए लेकिन इसको। हाँ, इसको इसमें आप, अब क्या है ना कि आग में घी नहीं डालना चाहिए। छात्र बड़े उग्र तेवर के होते हैं, हम्म। छात्रों की आंदोलन ने बड़ी बड़ी सरकारों की नींव हिला दी, तो छात्रों को सही रास्ता दिखाना चाहिए। तो इसमें तो और राजनीति को मुद्दा विपक्ष के बनाया लोग गया है। इनको भड़काने का प्रयास करते रहते हैं। हाँ। बीपीसी को चाहिए कि इन लोगों से बातचीत करके बीच का कोई रास्ता निकाले। तो जन स्वराज पार्टी जो कि इस चीज को मुद्दा बनाई हुई है, प्रशांत किशोर जी इस चीज को मुद्दा बनाकर आज राजनीति में उतरे हैं, उनकी क्या भूमिका रह सकती है इस बार? आप लोग का कुछ गेम बिगाड़ सकते हैं, आपको लगता है? नहीं, अभी अब प्रशांत किशोर जी तो अभी भी पार्टी खड़ा ही किए हैं। खड़ा किया तो बोलते अभी हैं कि तो एक 120 ही सीट चुनाव लाएंगे। है, उनको शुभकामना है, लड़े। राजनीति में, लोकतंत्र में सबका स्वागत है। अब किसी पे कोई पाबंदी नहीं है चुनाव लड़ने पे, सब चुनाव लड़ सकते हैं, लड़ना चाहिए। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि सबको मौका मिलना चाहिए। अगर वो नए बातों को, राजनीति में नए एजेंडे को लाना चाहते हैं, विकास की बात कर रहे हैं, बिहार की तस्वीर बदलने की बात कर रहे हैं, रोजगार दिलाने के। तो ये अच्छी बातें हैं, सकारात्मक राजनीति होनी चाहिए। अच्छा, मतलब आप भी उस पक्ष में हैं कि वो जो कर रहे हैं मतलब सही कर रहे हैं। नहीं, सही करें या गलत करें, लेकिन लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है। और सकारात्मक पक्ष के लिए राजनीति अगर कोई करे तो वो अच्छी बात है, होनी चाहिए। तो फिर कांग्रेस तो सर ये नहीं कर रही है। कांग्रेस का क्या फ्यूचर है सर बिहार इस बार की राजनीति में, आपको कैसा दिख रहा है कांग्रेस का फ्यूचर? कांग्रेस राजद का गोद लिया हुआ बेटा है।
बहुत बड़ा स्टेटमेंट है सर। कांग्रेस क- बिहार में बांझ है, कहानी कुछ खत्म नहीं, है। खत्म, एक भी सीट नहीं मिल रहा है। कुछ नहीं। तो दिग्गज सदाकत दिग्गज आश्रम से बाहर नहीं निकल पाएगा अगर राजद हाथ उठा ले इसके ऊपर से। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर कांग्रेस में दम है तो अकेले लड़ के दिखाए। लोजपा में दम थी, लोजपा अकेले लड़ के दिखाया, पांचों सीट जीता। अकेले लड़ के दिखाए हम 2020 में। हाँ हाँ हाँ, विधानसभा। कांग्रेस में दम है तो 2025 में अकेले लड़ के तो दिखाए। 2020 में एक सीट आप लोगों ने जीता भी था, जीते राजकुमार सिंह। लेकिन वो जेडीयू में फिर चले गए बाद में। हाँ, तो भी तो मतलब बाद में जो हुआ हुआ, लेकिन अकेले जीत के एक लेकिन लड़े अकेले लड़ने की साहस किए। मैं चुनौती देता हूं कि आदरणीय राहुल गांधी जी, आपके कलेजे में दम है तो लालू यादव के द्वारा किए गए अपमान का जवाब दीजिए, अकेले लड़के दिखाइए। तो अखिलेश जी को बोलना होगा ना, कांग्रेस अध्यक्ष वो है। अब इनके हाथ में कुछ है यहाँ। कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष और प्रभारी का कुछ होता है कि जो हाई कमान एक परिवार का जो आदेश होगा उसी को सब लोग अच्छा अच्छा, पालन तो करते हैं। डायरेक्ट राहुल गांधी से ही आपने बोल वो दिया। वहाँ राजतंत्र चल रहा है, अच्छा, लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र कहाँ है भाई। एक परिवार की विरासत जो श्रद्धेय जवाहरलाल नेहरू जी की विरासत है, उसी को लोग आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन अब फ्लॉप कर गया लोकतंत्र सर। कहाँ है उसमें। उनका कुछ राइज होगा कि नहीं सर, आपको क्या लगता है? चलिए, अभी तो समझ रहे हैं कि मोदी जी के सामने तो पॉसिबल ही नहीं है कुछ भी, लेकिन आफ्टर मोदी जी अगर वो कल को कुछ अब होता है तो ढलान पे फिर चली गई। कांग्रेस अब कुछ अब अब राइज नहीं कुछ होगा। नहीं, अब जो जहां तक जाना था, अच्छा, वो अपना पीक देख चुकी है। अब उसके बाद ढलान पे है। अब उसके बाद जितना दुर्गति होना है वही बचा हुआ है। अच्छा, अब दुर्गति बच रहा मेरा मानना है कि कोई नई नई विचारधारा उभरेगी और वो विपक्ष में आएगी। अब इन लोगों का काम खत्म। है। अच्छा, देश से तो खत्म ही हो गया ऑलमोस्ट। बिहार से भी इस बार खत्म ही है। बिहार में तो कुछ था ही नहीं। लास्ट टाइम शायद कुछ 10-12 सीटें जीते थे बिहार में उन्होंने। श्री बाबू के बाद और सत्येंद्र बाबू के बाद कांग्रेस जो है उसके बाद से फिर धीरे 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 डेटोरेट करना शुरू हुई। अभी कांग्रेस का कोई अच्छा लीडर विधानसभा में नहीं है बिहार में, अच्छा फेस जो थोड़ा है ही नहीं, फेमस कोई। कांग्रेस में लीडर ही नहीं है। अच्छा बुरा का तो छोड़ दीजिए, लीडर ही नहीं है। हाँ, वही वही। कांग्रेस नेता ही नहीं पैदा कर पाया। हो सकता है कि एक नेता हुए वहां अशोक चौधरी जी, वो भी आ गए। हाँ, वही मैं बोलने वाला था कि एक अशोक उन्होंने चौधरी जी थे। संगठन को पुनर्जीवित कर दिया, मरी हुई कांग्रेस को खड़ा कर दिया, लेकिन सर अपना फिर वो एनर्जी जेडीयू में लगा। आ गए। कांग्रेस ने उनको सम्मान नहीं दिया। सम्मान नहीं दिया। वही वही। हीरा पहचाने जाहुरी, नीतीश कुमार जी जाहुरी है, पहचान लिए कि हीरा कौन है, और अपनी पार्टी में बुला अपनी लिया। पार्टी में ले आए। अरे ये लोग और सर्वनाश होते चला गया। होते चला गया, दिन प्रतिदिन पतन। और ये जो नए प्रदेश अध्यक्ष जी आए हैं, इनके का शासनकाल में और देख लीजिएगा चुनाव का रिजल्ट आना है ना, कांग्रेस तो कहाँ इस से बार तो कहाँ। लोग शायद से आरजेडी के साथ कर रही हैं, संगठन में चुनाव लड़ रही हैं। हाँ तो कहे ना क्या, राजद का गोद लिया हुआ सुपुत्र है कांग्रेस कांग्रेस। बिहार में कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं, जीरो। अगर दम है तो अलग लड़के दिखाए। जो कि वो करेंगे नहीं, कभी कर ही नहीं सकते। है ही, दम ही नहीं है तो करेंगे कहाँ से। सर, पूजा पाठ से आपको लगाव है कि नहीं? पूरा लगाव है, पूजा पाठ करते हैं पूरा करते हैं। भगवान की भक्ति में? हम्म, फास्टिंग वगैरह? करते हैं। बिल्कुल। हम्म, पिक्चर वगैरह देखना पसंद है कि नहीं? कभी कभी। आए दिन तो पवन सिंह सर के साथ आपका फोटो आया हुआ है। तब यहाँ पर ये क्वेश्चन मेरा पूछना बेकार ही हो गया है कि पवन सिंह या खेसारी लाल यादव। तो ऑब्वियस आंसर है पवन सिंह ही मिलेगा। तो फिल्में वगैरह भी देखना नहीं आपको देखिए, पसंद है? तस्वीर दूसरे पे से है, लेकिन हम सभी कलाकारों का सम्मान करते हैं। पवन जी हो, खेसारी जी हो, मैं किसी में डिफरेंशिएशन नहीं करता हूँ। पसंद कौन है आपको? तब इसी बात पे आप पसंद बताइए अपना। दोनों पसंद है। ज्यादा पसंद कौन है? अब ज्यादा किनको कह सकते हैं। जिनके साथ फोटो आई है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ये ऐसा भी नहीं, बोल सकते हैं कि जिनके ऐसा नहीं। वो उसका कारण दूसरा है ना, उसका कारण है सुलभता। हम्म, पवन जी से मुलाकातें होती रहती है तो पवन जी के साथ तस्वीर है। खिसाड़ी भाई थोड़ा अलग रहते हैं, वो समाज के सामाजिक गतिविधियों में कम शामिल रहते हैं। अच्छा, हाँ वो हाँ अपने हाँ, काम पे वो फोकस थोड़ा रहते हैं। प्रोफेशनल है वो। हाँ, तो इसलिए उनसे मुलाकात नहीं हो पाती है, और मैं ऐसा कोई विशेष इंटरेस्ट भी नहीं रखता है कि हमको उनसे मिलना है, इसलिए। तो पवन सिंह तो इस बार चुनाव भी सोच रहे हैं, सुनने में आया है कि लड़ना चाहिए, विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। लड़ना चाहिए, बीजेपी दे रही है टिकट। लड़ना चाहिए। सामाजिक सोच का आदमी। सांसद में तो धोखा हो गया उनके साथ, टिकट नहीं मिला। नहीं, धोखा नहीं हुआ, उस समय का फेर फेर हो गया एक्चुअली। सीट गलत डिसाइड हो गया था, उसके बाद फिर दूसरा सीट डिसाइड नहीं। गठबंधन में बहुत बातों को देखना पड़ता है,
फिर तो भी अच्छा इस टक्कर बार उन्होंने अगर दिया था। प्री डिसाइडेड रहे तो मैं तो पवन जी को ये सलाह देना चाहता हूँ कि भाई साहब आप पहले अभी कोई पार्टी डिसाइड कर लें, पहले से बातचीत करके क्लियर कर लें और किसी पार्टी के सिंबल से आप चुनाव लड़ें। हाँ, तो आपकी उन्होंने तो बोला ही लोकप्रियता था। है, आपके सामाजिक सोच है, आपके चाहने वाले लाखों में लोग हैं, पावर करोड़ों स्टार। में लोग हैं, तो आप पावर स्टार हैं, आपका क्या कहना है? आप जिसके लोकसभा। साथ जुड़ेंगे उसका पलड़ा भारी ही होगा। हाँ, उस क्षेत्र में तो हम जीत ही जाएंगे, क्योंकि हाँ, लोकसभा में 4 लाख प्लस वोट लाना बिल्कुल। बहुत बड़ी बात होती लोकप्रियता तो है। है उनकी। लोकप्रियता है। हम्म, तो विधानसभा ही आराम से क्लियर कर लेंगे। हाँ, तो देखिए, आप लोग का करना सपोर्ट चाहिए। मिला एलजेपी। अच्छा सर, एक क्वेश्चन करना मैं भूल गया। एलजेपी कितने सीटों से इस बार चुनाव लड़ेगी? एनडीए गठबंधन में क्या उम्मीद है? देखिए, हम लोगों के नेता श्रद्धेय रामविलास पासवान जी के नेतृत्व में हमारा 29 एमएलए हुआ था। 29 एमएलए जी, एलजेपी का। जी। और निश्चित तौर पे जो 50 सीट नेता ने लड़ेगा। लकीर खींची है, उस लकीर को हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अब कितने सीटों पे चुनाव लड़ेंगे वो माननीय चिराग पासवान जी डिसाइड अच्छा, वो करेंगे, लेकिन एनडीए जो डिसाइड करेगा। नेता ने लकीर खींचा है उस लकीर को हम आगे बढ़ाएंगे। फिर भी एक ऑन एन अप्रॉक्स अगर कुछ सीटें दिमाग में हो, 40-50। नहीं, ये गठबंधन का मामला है और ये गठबंधन के पीछे वो गठबंधन के प्लेटफॉर्म पे तय होता अच्छा अच्छा। है। ये इसमें आप लोगों को कोई हम दखल लोगों का अंदाजी नहीं है। अधिकार क्षेत्र नहीं है। हम लोगों का भावना जो है, पार्टी का भावना ये है कि जो लकीर हमारे नेता ने खींची उस लकीर को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, जहां आदेश जो आदेश हुआ उसका पालन करना है। 29 पे थे हम लोग, एटलीस्ट 30 पे ले जाएंगे, 31 पे ले जाएंगे, 32 पे ले जाएंगे। जो नेता ने लकीर खींच दी उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। हाँ, चिराग पासवान के फेस पे भी आदमी को वोट मिल जाएगा इस बार। बिल्कुल, लास्ट टाइम अच्छा रहा है। बिल्कुल। तो सर, जैसे आपने बताया कि आप अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो किस भगवान की पूजा सर आप करते हैं? सभी लोगों का। कोई फेवरेट होंगे, जैसे दुर्गा माँ, काली जी, हनुमान जी, भोले बाबा? सबसे पहले तो मैं जीव रूपी भगवान का पूजा करता हूँ। जीव रूपी। जनता भी भगवान है, अच्छा, जनता आपकी तो मैं भगवान है। समस्त जीवों का सम्मान करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। व्यक्तिगत जीवन में मेरा आध्यात्मिक दृष्टि जो है वो महादेव के प्रति मेरा आकर्षण बहुत ज्यादा है। महादेव के हाँ, प्रति। उनके चरित्र को मैं आत्मसात करने का बराबर प्रयास करते रहता हूँ और महादेव का जो दर्शन है, तो आपको वो लगता है उनका आशीर्वाद आप पे बना हुआ है? कभी ऐसा बिल्कुल। महसूस हुआ? हम हर जीव पे महादेव कण-कण में बसे हैं। उनकी कृपा हम पे, तुम पे, खड़े खंबे पे, सब पे है। जी जी। तो किसी ज्योतिर्लिंग में अभी तक आप गए, कोई ज्योतिर्लिंग दर्शन करने? 12 बार हो दर्शन कर चुका है। द्वादशों ज्योतिर्लिंग दर्शन आपके हो चुके हैं। कुंभ स्नान किया कि नहीं सर आपने? बिल्कुल किया है, 144 साल बिल्कुल, पुराना। बिल्कुल किया है। इस बार किया आपने कुंभ स्नान। सारे पाप धुल गए? हमारे पाप क्या धुलेंगे? पाप तो उनके धुलने चाहिए जिन्होंने पाप किया है। अब जिसको मौका ही नहीं मिला वो कौन सा पाप करेगा? लेकिन कुंभ में जाना ना जाना ये व्यक्तिगत विषय है, अपनी भावना है। कुंभ का बहिष्कार नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से कांग्रेस और राजद के लोगों ने, हाँ। विपक्ष के लोगों ने कुंभ जैसे महाधार्मिक आयोजन का बहिष्कार किया सिर्फ राजनीतिक सोच, राजनीतिक बुनियाद पे, ये गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुद्दा आप बनाया गया। जी, आप किसी भी पार्टी में हो, कहीं भी हो, लेकिन किसी की भी धार्मिक भावना को आघात पहुंचाने का आपको अधिकार नहीं है। कुंभ का इतना बृहद आयोजन हुआ, सभी लोग गए, लेकिन ये विपक्ष के लोगों ने तो पूर्णतः बहिष्कार कर दिया कुंभ का। कोई पार्टी के कोई उस नहीं उनके गया, पार्टी से कोई भी स्नान करने कोई नहीं भी गया। नहीं गया। सर, जैसे आपने बताया कि पेशे से आप वकील हैं पटना हाई कोर्ट में, जी, तो बिहार में अभी फिलहाल जैसे आप अभी चल रहा है सिचुएशन, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों में डिफरेंसेस, और बिहार में खासकर क्या डिफरेंसेस हैं? नहीं देखिए, बिहार में तो वकालत का बहुत अच्छा स्कोप है और बिहार के बच्चे दूसरे प्रदेश में भी वकालत में अच्छे कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत सारे हमारे जानने वाले लोग हैं जिनका बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है और बहुत अच्छा कर रहे हैं। नए यंगस्टर्स आजकल खासकर जो क्रेज 2007-8 से 2010 के लगभग में इंजीनियरिंग कॉलेजों के प्रति था, आज वो लॉ कॉलेजों के प्रति है। एलएलबी के नए प्रति बच्चे एलएलबी की ओर काफी आकर्षित हैं समय लेकिन और सर ज्यादा लगता है, एलएलबी में 5 साल पढ़ना पड़ता है। वो तो देखिए वकालत क्या है ना कि वकालत जितना पढ़ेंगे उतना उतने बढ़ेगा। बेहतर वकालत आप कर पाएंगे।
तो सर बिहार में कानून व्यवस्था अभी कैसी है? जैसे पहला था, सराहना पहले का आपको सबको पता है सिचुएशन कानून व्यवस्था का, और वकालत में भी आपको भी पता, कोई भी अगर केस दर्ज होता था, उसका सुनवाई होती थी, तो क्या डिसीजन पहले लिए जाते थे और अभी क्या डिसीजन लेता है? आप तो इसी फील्ड में है और आप तो हमेशा देखते हैं, तो क्या ऐसा कानून है जो आपके नजर में अभी फिलहाल चेंज के लिए जरूरी है, जिसको चेंज करना बिल्कुल जरूरी है? नहीं नहीं, बिहार में तो लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में है। घटनाएं होती हैं लेकिन उस पे कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाती है, और सरकार की संलिप्तता किसी अपराधी को संरक्षण देने में नहीं है, जो पहले की सरकारों में होती थी कि अपराधी जो है वो सत्ता के द्वारा, राजनेताओं के द्वारा संरक्षित किए जाते थे। लेकिन इस सरकार में अपराधी कोई भी हो, अपना हो या बेगाना, सब पे समान रूप से कार्रवाई होती है। ना उसकी जात देखी जाती है, ना उसकी धर्म देखी जाती है। लेकिन सर पोजीशन तो देखा जाता है, नेता, अगर जैसे अभी बिहार के बात करें, तो जो बिहार में जो विधायक हैं, जो नेता हैं, उनके लिए कानून और जो आम व्यवस्था, आम आदमी है, उनके लिए कानून सेम तो नहीं है। आप 1 महीना पीछे चले जाइए, गोलीबारी की घटना हुई थी मोकामा में, हाँ, बहुचर्चित विधायक जेल गए कि नहीं गए? आनंद सिंह जी। हाँ, किसी को नहीं बख्शा, कानून सेम है। सब तो पे। सर पटना हाई कोर्ट का एक जो बहुत मजेदार मामला जो मेरे को आता है सुनने में, कि यहाँ के एडवोकेट लोग अपनी तारीफ कराने के लिए बहुत परेशान रहते हैं। नहीं देखिए, वाकया हुआ मेरे वो साथ तो भी। एथिक्स के खिलाफ है। नहीं, मैं वकीलों आपको को अपना वाकया बता रहा हूँ कि कुछ जाने माने एडवोकेट थे। अब जाने माने होंगे या नहीं होंगे, अब वो तो डिपेंड करता है इस यहाँ के एरिया पे कि उनको कितना जाना जाता है क्या नहीं। वो फोन कर कर बात करने के दौरान बोला जाता है कि मेरी तारीफें करें, मुझे क्वेश्चंस पहले भेजवा दिया करें, मैं उन्हें पढ़ लूंगा, फिर मैं अपना क्वेश्चन भेजूंगा, तब आप करना। तो ये मेरे को नहीं समझ में आया कि फर्स्ट टाइम किसी आदमी के द्वारा ऐसा सुनना समझना, क्या ये रियलिटी है? नहीं नहीं, ये तो मूर्खता है, अल्हड़पन है, इसको बचपना कहते हैं। तो सबसे पहले किसी भी वकील को समझने की जरूरत है कि वकालत मोरल इथिक्स से चलती है, तारीफ। और गाइडलाइंस है। एडवोकेट एक्ट में गाइडलाइन है कि आप वकालत करते हुए प्रचार नहीं कर सकते हैं वकालत का। किसी वकील का आप एडवर्टीजमेंट नहीं देखिएगा कहीं टीवी चैनल में, किसी पोर्टल में, या किसी पोस्टर बैनर में कोई वकील अपना प्रचार नहीं कर सकता है। नहीं, अलाउड नहीं है। तो ये प्रोफेशनल बेस्ट प्रोफेशन माना जाता है ना वकालत, लोगों को न्याय दिलवाने की का ये प्रोफेशन है। और इसका आप प्रचार करेंगे इस प्रकार से घटिया, किसी को बोल के, मेरी तारीफें करो। किसी रिपोर्टर को ये करके कि हमारी तारीफ करो। अरे का तारीफ तो आपका काम से होगा, बढ़िया काम कीजिए, लोगों को न्याय दिलवाइए, गरीबों पीड़ितों से बिना पैसा का उसका मुकदमा लड़िए। यही जो क्वेश्चन था जो सर मेरा। जो असली पीड़ित आदमी है, जिसको न्याय की जरूरत है, जो फी नहीं दे पा रहा है, उन लोगों की मदद कीजिए। वकालत और चिकित्सा दोनों ऐसा प्रोफेशन है कि ये माउथ टू माउथ प्रचार होता है। आप कितना भी ऐड लगा लीजिए, इसका प्रचार नहीं होगा जब तक लोग आपसे सेटिस्फाई नहीं होंगे, और वो जाके दूसरे लोग को नहीं बताएंगे कि वो अच्छे आदमी हैं, उन्होंने हमारा काम कम पैसे में बेहतर तरीके से कर दिया, तब तक आपसे लोग नहीं जुड़ेंगे। तो जो लोग इस प्रकार की बात कर रहे हैं वो बेवजह करें, और मूर्ख लोग हैं, वो लोग छोटी मानसिकता के लोग हैं। उन्हें और पढ़ने समझने की जरूरत है, तपने तपाने की जरूरत है। जो लोग जरूरतमंद हैं उनकी मदद करें, आपकी पहचान विकसित होगी, और वो लोग आपके प्रचारक होंगे। किसी से आप प्रमोशन जबरदस्ती करके कराने प्रमोशन करके प्रचार करवाई जाती तो एडवोकेसी के मोरल एथिक्स के खिलाफ है। ऐसा नहीं करना चाहिए किसी भी वकील बिल्कुल को। गलत है, बिल्कुल गलत। साइज नाजायज गलत। जी, ठीक। जैसा आपने देखा, ये थे मनीष सिंह जी। धन्यवाद सर, ये हमारे थैंक पॉडकास्ट यू। में आने के लिए। थैंक यू। आपके राजनीतिक करियर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं रहेंगी। आप जिस पद पर निकले हैं अपने राज्य का, चिराग पासवान जी के साथ, जैसे आपने बताया, वाई वाई आई एम वाई एम भाई महिला समीकरण, युवा। महिला युवा समीकरण से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के तहत आप जो काम कर रहे हैं, इसी में आगे बढ़ते रहें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ रहेगी सर। थैंक यू। धन्यवाद।